अगर मीम का टिकट आपको नहीं मिलता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे या फिर MIM का साथ देकर अब्दुल ईमान का और असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत करेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैंने 2015 में काम किया और कोई शर्त नहीं रखा, मैंने काम किया। पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने काम किया था। और आप, मुझे शक भी नहीं है, अगर मैं मजलिस का दामन थामूंगा 101% टिकट इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। मैं शक ही क्यों करूं कि मुझे नहीं मिलेगा? जब मैं मजलिस का दामन थामूंगा टिकट भी मिलेगा, इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। और हमारे जितने साथी प्रत्याशी, भाई उनको प्रत्याशी बनने का बिल्कुल हक है, लेकिन जब हमको टिकट मिलेगा सब हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सर, वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर आपके प्रत्याशी के पास जाया जाता है और उन लोगों के से आप लोगों के ही सवालों को रखा जाता है और उनसे बेहतर जवाब का तलब किया जाता है। तो आज का हमारे खास मेहमान हैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो कि विधानसभा ठाकुरगंज से विधायक प्रत्याशी हैं। और पहले सर से हम पता करते हैं वो किस पार्टी से आएंगे और क्या मुद्दे होंगे उनके। तो हजरत, आप ये बताइए कि आप जो इलेक्शन में आना चाहते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए। और मुद्दे की बात है तो बेशुमार मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों पर इंशाल्लाह काम करना है। यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, सड़कें बन रही है, सड़कों में गुणवत्ता नहीं है, अफसरान बेलगाम हो चुके हैं, गरीबों को वक्त पर सामान नहीं मिल रहा है, बेवाओं को वजीफ़ा वक्त पर नहीं मिल रहा है। और जो लोग ज़मीन, छोटे किसान लोग, जो बेचारा गरीब लोग जिसका बाप या बेटा मेहनत से ज़मीन ख़रीदा है, उन लोगों का मोटेशन में बहुत मोटी रकम ली जाती है। ये तमाम मुद्दों पर मेरी नज़र है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा। और लोगों का समस्या, जैसे समस्या सामने आएगा, समस्या को तो ठिकाना नहीं है, समस्या दिन ब दिन पैदा होते जाता है, तो उसका समाधान होगा इंशाअल्लाह। सर, सबसे बड़ी बात है विधानसभा इलेक्शन लड़ना। पहली बात तो ये है कि छोटी बात नहीं है और आप किसी ना किसी पार्टी से आएंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है आप निर्दलीय भी आ सकते हैं। तो आप पहले ये बताइए कि आप किस पार्टी से आने का विचार बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा चुनाव लड़ना तकरीबन तय है। इंशाअल्लाह मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं और जब मैं पब्लिक से ओपिनियन लेता हूं और लोग कहते हैं कि भाई मजलिस के लोग, और मजलिस तो आपके लिए बहुत पुराना है, आपने 2015 में उसका साथ दिया था और वाकई मैंने साथ भी दिया। तो अब उम्मीद है और लोगों की ख्वाहिश भी है और इंशाअल्लाह देखेंगे। अब कोशिश ये रहेगी कि मजलिस से हम उम्मीदवार होंगे। अलावा मुझे पूरी उम्मीद है कि मजलिस के लोग, अख्तर साहब हैं, मज़हर साहब हैं, गुलाम शाहिद साहब है, सबसे मेरा संपर्क भी है। वैसे ताल्लुकात पुराने हैं, मैंने इन लोगों के लिए 2015 में काम भी किया है। सर, आप पार्टी में किसी पद में हैं? नहीं, मैं पार्टी में किसी पद में नहीं, मैं अभी पार्टी बाज़ाब्ता ज्वाइन नहीं किया हूँ। पार्टी के लिए भले मैं 2015 में काम किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ पर एंट्री किए थे, उस ज़माने में अख्तर साहब के साथ शाना बसाना मिल करके बैरिस्टर साहब का साथ दिया था। अख्तर साहब कोचा दामन से चुनाव लड़े, 6 विधानसभा में चुनाव हुआ। मैं उस ज़माने में बहादुरगंज से प्रत्याशी के लिए आवेदन दिया था, मेरे किसी वजह से नहीं हो पाया। तो जब बहादुरगंज से प्रत्याशी नहीं दिए तो 6 विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो उसमें उस वक्त मैं 6 विधानसभा में मजलिस के लिए काम किया, खुल के काम किया और उनके लिए भी किया। हमारे अख्तर साहब, क्योंकि उनकी एक लियाकत है, उनकी सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर हमने उनके साथ काम भी किया। सर, क्योंकि आपके ठाकुरगंज में अगर देखें तो MIM के लिए सबसे ज़्यादा प्रत्याशी है और लगभग सभी पद में है। कोई अध्यक्ष में है, कोई अध्यक्षा में है, तो कोई युवा अध्यक्ष में है और कोई तो सचिव में है। तो ऐसे में आपको टिकट क्यों दे पार्टी? देखिए, आप ये एक बात जानिए, बिहार में कितना ज़िला है? तकरीबन 39-40 ज़िले हैं।
तो 40 अध्यक्ष है। आपने देखा है कभी कांग्रेस का अध्यक्ष या आरजेडी का अध्यक्ष को टिकट, इल्ला माशाअल्लाह अध्यक्ष को टिकट दे दे। भाई अध्यक्ष बनाया जाता है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप जो ये सवाल किए कि भाई बहुत सारा एमआईएम का उम्मीदवार हो गया है, चूँकि मैं आज से 5-6 रोज़ पहले एमआईएम का उम्मीदवार नहीं था। जब मैं इंशाल्लाह मैदान पे आऊँगा तो उम्मीदवार समझ में आ जाएगा कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी उम्मीदवारी ये नहीं है कि भाई मजलिस से हम यूँ ही उम्मीदवार हैं। मजलिस के लिए मैंने बहुत काम किया, बहुत बल्कि 2019 के चुनाव में लोकसभा में अख्तर साहब के मंच पर हम नहीं गए, अलग बात है, पर उनके मैं कोई ख़िलाफ़ नहीं था, मजलिस के ख़िलाफ़ नहीं किया मैंने कुछ भी। अलबत्ता ये है कि कुछ लोग उसके मजलिस के जो 2019 में चुनाव हुआ उसके बाद कुछ लोग पार्टी ज्वाइन किए। अब पार्टी ज्वाइन करके कुछ लोग ये समझे कि मैं एमएलए का कैंडिडेट बन जाऊं। उसकी वजह यह है हम मैदान में मजलिस में नहीं थे, इसलिए मजलिस में इतने उम्मीदवार हो गए। आज मैं हूँ, कोई उम्मीदवार है तो उसको मना नहीं कर सकते, बहुत आदमी है, हर आदमी को लड़ने की ख्वाहिश करने का ये है। लेकिन चूँकि विधानसभा है वो एक बहुत अहम पोस्ट है और लोग उन्हीं को भेजेंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की खिदमत किए हैं माजी में या मुस्तकबिल में, अच्छा उससे लोगों की उम्मीद है, उसी को लोग असम्बली में चुनते हैं। कोई आसान नहीं है कि हर आदमी, इस वक्त तो बहुत आदमी उम्मीदवार है, हुआ करे, उससे क्या लेना देना है। सर जैसे कि पता चला है कि आप 2011 में जिला परिषद के चुनाव में जीते हैं और लोग आपको वोट देकर के जिताने का काम किया, लेकिन आप दोबारा और जिला परिषद में नहीं आए, इसका क्या कारण? देखिए, जब 2011 में मैं चुनाव लड़ा था, 2011 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने में बड़ी बड़ी ताकत थी। कह रहे ये लाखपति है, ये 10 लाख खर्च करेगा या 20 लाख खर्च करेगा, लेकिन आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आवाम ने, गरीब ने, मजदूर, किसान मिलकर के हमको इतना वोट दिया, 1,500 1472 वोट से हम लीड किए थे। मेरे सामने जिला परिषद का चेयरमैन भी मुकाबला किया था यहाँ पर। उसके अलावा बड़े बड़े दौलतमंद थे, सबको अल्लाह ने शिकस्त दिया और मुझे कामयाबी दी। और उसके बाद 2016 में चुनाव हुआ, उसके मेरी सीट को पिछड़ी जाती हो गई। कुछ लोग ये सोचे कि अगर ये सीट पिछड़ी जाती नहीं हो दोबारा फिर ये बन जाएगा और बातें होंगी। चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंचायत से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेके ज़िला तक मैं एक आवाज़ हूँ, आवाम का आवाज़ हूँ, एक नौजवानों की आवाज़ हूँ, बुज़ुर्गों की आवाज़ हूँ, गरीबों की आवाज़ हूँ। ये आवाज़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा काम का दायरा न सिर्फ किशनगंज या हमारा दिगल बैंक नहीं बल्कि पूरे सीमांचल, दिल्ली में भी मैं जब जाता हूँ तो दिल्ली में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान लेवल में जहाँ जहाँ भी मेरे नौजवान साथी हमको किसी मुसीबत में याद करते हैं, मैं उनके साना बसाना काम करता हूँ। और उनके लिए मैं, अगर कोई कंपनी में किसी का पैसा मार दिया उस पैसे को दिलाना, कोई थाना में नाजायज़ सता रहा है उसको उससे बचाना, कोई अगर यहाँ बीमार है दिल्ली वो हॉस्पिटल में दिल्ली इलाज के लिए गए हैं उनको मैं हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, चाहे वो एम्स में हो या दिल्ली के और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल में ले जाने का मैंने काम किया है। क्योंकि हमारे सवाल ज़्यादातर लोगों के होते हैं, फेसबुक के द्वारा लिए हुए हैं, तो इसमें से कुछ दोस्त के सवाल हैं और लोगों के सवाल लगभग सेम ही हैं, जिसमें से हमारे दोस्त हैं सबीर आलम साहब, निसार अंजुम साहब और रिजवान जामी साहब। तीनों का एक ही सवाल है कि आप जिला परिषद में रह कर के क्या काम किए जो आपको विधानसभा प्रत्याशी आप बने हैं और लोग आपको वोट करें, क्या काम किए अभी तक? देखिए, विधानसभा ये बहुत सवाल अच्छा है, आदमी सवाल करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि मैं ज़िला पार्षद जो मैं बना तो बनने का कारण ही है लोगों का समस्याओं का हल करना। मैं गरीबों का, किसानों का, मज़दूरों का हमेशा आवाज़ बन के रहा हूँ। मैं अभी नहीं 25 साल से 95 से मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, समाजी खिदमत कर रहा हूँ। मैं दीनी, समाजी, मिली तमाम खिदमत में अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन खिदमत की वजह से लोगों ने ज़िला पार्षद किया। और ज़िला पार्षद के ज़माने में, उस ज़माने में भी अफसरान जो बेलगाम थे हमारे दिगल बैंक में या जहाँ भी, मैं उनको लगाम लगाने का काम किया हूँ। और उसके अलावा मेरा 2016 में जो चुनाव हुआ, मैं पिछड़ी जाती थी सीट, मैं नहीं आ पाया, उसके बावजूद भी मैं आवाम की खिदमत करता हूँ। मैं हर साल 10,000 ख़ानदान को रमज़ान के मौके पर फूड पैक तकसीम कराता हूँ। जाड़े के मौसम में कंबल या कहीं मुसीबत आ जाए, आसमानी आफत आ जाए, उस पर भी लोगों की मदद करता हूँ। अगर कोई सैलाब आ जाए, सैलाब के मौके पर 2017 में मैंने
पूरे सीमांचल में काम किया। हर ज़माने में मैं लोगों के साथ हूँ, आज भी लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी लोगों के साथ हूँ। उसकी वजह और बेशुमार काम किया हूँ मैं। आज जो हमारे इलाके में, हमारे इस क्षेत्र में देख रहे हैं, रोड सड़क देख रहे हैं, तो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में इन रोडों का नक्शा बना करके उनसे पास कराने का काम किया। फिर मौलाना एमपी बने, उनसे भी नक्शा बना करके काम कराने का काम किया। आज जो इतनी सड़कें देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सड़कों को बनाने में मेरा बहुत अहम रोल है। सर एएमयू वाली बात जो आप बोले, तो उस मुद्दे पे, क्योंकि जब से मौलाना साहब इंतकाल फरमाए हैं तब से वो मुद्दा पूरी तरह से दब चुका है। एएमयू का फंड रुका हुआ है, एएमयू का काम रुका हुआ है, तो इसमें आपकी क्या भागीदारी रही, आपने क्या किया अब तक? देखिए, एएमयू का जब आंदोलन चला था, एएमयू सेंटर के लिए उनकी ज़मीन को अलॉट कराने के लिए, वो जो आंदोलन चला था, देखिए एक काम होता है, एक पब्लिक का काम क्या है, आम लोगों का काम है कि भी इलेक्शन के ज़माने में सही नुमाइंदे का इंतखाब करना। हम लोगों ने नुमाइंदा इंतखाब कर दिया। उसके अलावा उन नुमाइंदों के साथ जो आंदोलन हुआ ज़मीन को बिहार सरकार से लेने के लिए, उसमें मौलाना असरार साहब को आगे थे, हम लोग उनके पीछे थे, अख्तर ईमान साहब भी थे, हम भी थे। हम लोग उस ज़माने में ख़ास तौर पर एक गाड़ी मेरी मुकम्मल 2 महीने तक चली। अख्तर ईमान साहब की 2 गाड़ी थी, एमपी साहब की भी 2 गाड़ी थी। ये उस ज़माने में हम लोग चले और उस आंदोलन को किए। और मैं नहीं कहूँगा मेरी वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि वो तमाम गरीब मजदूर किसान पूरे सीमांचल के लोगों के एहतजाज और उन लोगों की मेहनत का नतीजा था जो एएमयू के लिए ज़मीन का अलॉट हुआ। ये सबकी कुर्बानी है उसमें, और मैं भी उसमें कुर्बानी दिया हूँ, सबकी कुर्बानी। सर एक सवाल है, हमारे दोस्त सभी ये एमएस मजहर साहब हैं, तो उनका सवाल ये है कि सर से पूछेगा कि लॉकडाउन में आपने क्या किया। लॉकडाउन में, क्योंकि पिछला लॉकडाउन में फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो पिछला लॉकडाउन में आपने लोगों तक सामग्री क्या पहुंचाया, कहाँ कहाँ पहुंचाया, या सिर्फ अपने क्षेत्र में ही सीमित रहे आप? देखिए, बहुत वो भी सवाल सही है, चूँकि मैं ज़्यादा मीडिया में ये नहीं करता हूँ, मेरे खुद दोस्त साहब आप ये कर देते हैं। मैं लॉकडाउन में इत्तेफाक से मैं दिल्ली में था। मैं जब लॉकडाउन में दिल्ली में था, अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, कई शहरों में मैं तकरीबन 800 किट्स तकसीम कराया अपने मुताल्लिकिन के ज़रिए से। जब मैं दिल्ली में था, टेलीफोन के ज़रिए से अपने मुताल्लिकिन को बोला, उन लोगों को सामान पहुंचाया गया जो अपने कमरों में बंद थे, जो लॉकडाउन की वजह से बाहर निकल पा रहे थे। उसके अलावा मैं वहीं से अपने भाई के ज़रिए से, अपने दोस्तों के ज़रिए से अपने इलाके में दिगलबैग प्रखंड में, ठाकुरगंज प्रखंड में और बहादुरगंज का कुछ हिस्से में हमने लॉकडाउन में भी सामान तकसीम कराया। उसके बाद फिर मैं रमज़ान ईद से कुछ दिन पहले आया, और जब यहाँ पहुँचा तो ईद की नमाज के बाद मुसलसल 10 दिन तक जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, सब लोगों को सामान 10 दिन तक यहाँ पर तकसीम किया गया। उनमें से ठाकुरगंज के भी लोग थे, बहादुरगंज के भी कुछ लोग थे, हमारे दिगलबैग के भी लोग थे। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह कर रहे हैं, जहाँ से भी जो लोगों का काम मैंने लॉकडाउन में दिल्ली में बैठ के किया। कोई खोचा दामन के थे, कोई बरबट्टा के थे, कोई आपको रौटा के थे, कोई अमोर के थे, कोई किशनगंज के थे, कोई हम लोगों का ठाकुरगंज दिगलबैग के थे। तो मुख्तलिफ लोगों का हमने प्रखंड नहीं देखा, हम तो लोगों की मजबूरी देखा हमने। नीतीश कुमार जी को पलटू राम के नाम से जाना जाता है, तो कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर के मुसलमानों के विरुद्ध एक काला कानून का ये बिल जारी किया था, जिसमें नीतीश कुमार साथ दिए थे। उस पर आप क्या कहेंगे, और एनआरसी में आपका अहम भूमिका क्या रहा? देखिए, एक बात तो आप ये जानिए कि नीतीश कुमार जी को मैंने कभी लायक नहीं किया, ज़िंदगी में कभी लायक नहीं किया। जब वो भारत सरकार में, जब एनडीए की सरकार थी, वो रेल मंत्री थे, सबसे ज़्यादा पूरे भारत के अंदर रेल का जो हादसा हुआ, जब वो रेल मंत्री थे उस ज़माने में हुआ। जब से मैं इनको कभी लायक नहीं किया। भले वो 3 बार मुख्यमंत्री हुए, वो रोड सड़क तो बना, भारत सरकार का योजना है, रोड है जो आप सड़कें नज़र आ रही है, भारत सरकार की योजना। पहले का योजना में अब में फ़र्क है, रोड का जो काम हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये असल में आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है, भाजपा के एजेंडा पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की नाराज़गी, और हम लोग भी नाराज़ हैं। और एनआरसी में मैंने क्या किया, एनआरसी के मुद्दे पर जहाँ जहाँ भी पूरा हमारे किशनगंज में, पूरे सीमांचल में, जहाँ भी, चाहे रौटा में हो, बरबट्टा में हो, किशनगंज में हो, बहादुरगंज में हो, ठाकुरगंज में हो,
या जहाँ भी हो, हम लोग उस आंदोलन को किए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर जमकर बरसे, कानूनी दावपेच के साथ बरसे। दिल्ली में भी मैं गया, शाहीन बाग में 2 बार मेरा प्रोग्राम हुआ। दिल्ली के मुख्तलिफ जगहों पर मैं एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, और इंशाल्लाह जब जब भी कोई भी कानून ऐसा बनेगा जो आवाम के हक़ में ख़िलाफ़ होगा, हम आवाम के खिलाफ, जो कानून आवाम के लिए मुफीद नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप एमआईएम से आना चाहते हैं, पार्टी आपको अगर टिकट देती तो, लेकिन यहाँ पे अभी 3 पार्टी ही सबसे मजबूत पार्टी उतरेगी शायद। एक है महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस की, एक गठबंधन जदयू और भाजपा की एनडीए सरकार, और तीसरा जो है मीम। अगर मीम का टिकट आपको नहीं मिलता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे या फिर एमआईएम का साथ देकर अख्तरुल ईमान का और असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत करेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैंने 2015 में काम किया और कोई शर्त नहीं रखा, मैंने काम किया। पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने काम किया था। और आप, मुझे शक भी नहीं है, अगर मैं मजलिस का दामन थामूंगा 101% टिकट इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। मैं शक ही क्यों करूं कि मुझे नहीं मिलेगा? जब मैं मजलिस का दामन थामूंगा टिकट भी मिलेगा इंशाल्लाह, हम कामयाब भी होंगे। और हमारे जितने साथी प्रत्याशी, भाई उनको प्रत्याशी बनने का बिल्कुल हक है, लेकिन जब हमको टिकट मिलेगा सब हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ थे मुफ्ती अतहर जावेद साहब। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया, इसके लिए हम लोग सभी आपके शुक्रगुजार हैं। बाकी आज की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हजरत से हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या फिर निर्दलीय आएंगे, फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर बातचीत होगी विस्तार रूप से। आज के लिए इतना ही। साथी आसिक इलाही के साथ मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।